सो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाला हूँ एक वेब सीरीज के बारे में जो आज से 2 साल पहले आई थी। बट आज है 12 जून 2025 और कल है 13 जून 2025। तो कल आने वाला है इसका सेकंड पार्ट, यानी मैं बात करने वाला हूँ राणा नायडू सीजन 2। आ जाएगी कल अपने नेटफ्लिक्स पे। तो मैंने कहा एक बार सीजन 1 के रिव्यू के बारे में बात कर लेते हैं, रिकैप के बारे में बात कर लेते हैं। अगर तुम्हें याद नहीं है तो जितनी भी पूरी स्टोरी थी मैं 3, 5, 7, 10 मिनट में उसको एक छोटे में करके बता देता हूँ। तो देखो, जो ये अपने राणा नायडू है, ये अपने राणा दग्गुपति की वेब सीरीज होने वाली है। और देखो, ये आई थी 10 मार्च 2023 में, आज से अराउंड 26 महीने पहले। एंड जब मैंने इसको नहीं देखा था, मैंने इसको लास्ट ईयर ही चेकआउट किया। जब मैंने इसे देखा तो भाई आई पर्सनली लाइक दैट वेब सीरीज वेरी मच। और इसको मेरा देखने का देखो बस एक ही मोटिव था, मुझे क्राइम सस्पेंस थ्रिलर से कुछ मतलब नहीं था। मुझे इधर देखो बाहुबली वाला अपना मेन विलन है, तो मुझे तो उसको चेकआउट बिल्कुल फॉर श्योर करना है। अपने पहले वाले पार्ट में 10 एपिसोड्स थे और हर एपिसोड 45-50 मिनट का था। तो अगर तुम इसको बिंज वॉच भी करते हो तुम्हें 9 साढ़े 9 घंटे चाहिए। तो अब अगर तुम इसको अब भी देखना स्टार्ट करते हो, तुम इसको कल सुबह तक या आधा आज आधा कल करके तुम इसको पूरा इजीली चेकआउट कर सकते हो। सीजन 1 स्टार्ट होता है जिसमें दिखाते हैं अपने 3 भाइयों की कहानी चल रही होती है, जिसमें सबसे बड़े वाला होता है अपना राणा नायडू, उससे छोटा होता है अपना तेज नायडू और सबसे छोटे वाला होता है अपना जफ्फा नायडू। जो अपना राणा नायडू होता है इसको कहा जाता है फिक्सर ऑफ द सॉल्यूशन। बेसिकली इसका बस एक ही काम होता है कि जितने भी अपने सेलिब्रिटीज है या फिर जितने भी अपने हाई प्रोफाइल के लोग हैं, उनकी जिंदगी में पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ जितनी भी दिक्कतें चल रही है, जो लीगली दिखाने वाली नहीं है, जो इलीगल है, किसी का पैसा अटका हुआ है, कोई किसी के साथ कहीं पे फंस चुका है, कहीं बैटिंग में फंस गया, कुछ को पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए, कोई अपनी बीवी को चीट कर रहा है, कोई बीवी किसी के पति को चीट कर रही है, कोई किसी में पकड़ा जा चुका है। तो जितने भी ये केस थे, जितनी भी प्रोफाइल्स थे, इनको राणा नायडू हैंडल करता था। और इनका एक अपना छोटा सा बिजनेस और छोटा सा एक और था जिसमें अपने तेज नायडू भी था। और अगर मैं इसकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करूँ, एक सच्चा आशिक था जो एक लड़की से प्यार करता था या करता है, और वो जिससे प्यार करता है वो ऑलरेडी किसी और से मैरिड है, बट वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल कर दी है इसके साथ। फिर इसके बाद अपने तीसरे की बात होती है यानी जफ्फा नायडू की। तो ये इट वॉज प्लेड बाय अभिषेक बैनर्जी, और उस टाइम पे मैं इनको सिर्फ बाय फेस जानता था या बाय ऐसे नेम, या इनकी मैंने एक्टिंग को इतना नहीं देखा था। एंड 2 साल में भाई बंदा बहुत इन्वॉल्व है, बट फिर से ये अपने बन चुके हैं जफ्फा नायडू। तो इनका करेक्टर बहुत सिंपल सा होता है कि बचपन में इनके साथ किसी ने शोषण या रेप वगैरह कर दिया होगा, जिस वजह से वो चीज़ें इनके दिमाग में हॉन्ट कर चुकी है, और कहीं ना कहीं उस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान भी है। और उन चीज़ों से ये आज तक निकल ही नहीं पा रहे। कहते हैं ना, मैं हूँ ओल्ड स्कूल, मेरे से मूव ऑन नहीं होता। जिस वजह से अगर ये अब किसी लड़की के पास अपने जाते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, या फिर वो हैंड जॉब हो, ब्लो जॉब हो, तो एकदम से वो सारे हॉन्टेड सीन इनके सामने आने लगते हैं, और जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। अब जो अपना राणा नायडू होता है, जब वो ऑलरेडी अपने इतने हाई प्रोफाइल केस देख रहा है, तो उसके पास कहीं ना कहीं फैमिली के लिए टाइम निकालने का टाइम नहीं है। क्योंकि देखो, ये बात तो हम सब जानते हैं कि हमें फैमिली के लिए ही फैमिली को पालना पड़ता है, फैमिली से अलग होके बिना फैमिली को टाइम दे, ताकि बाकी फैमिली अच्छे से अपना बाकी टाइम निकाल सके। पर इस चीज़ को देखा जाए तो फैमिली वाले कहीं ना कहीं खुश भी नहीं होते, क्योंकि जो अपने राणा नायडू की बीवी और जो इनके बेटा और बेटी होते हैं, ये कहीं ना कहीं अपने बाप से खुश नहीं है कि यार ये हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं देता, हर टाइम तो ये बाहर ही रहता है, हमारे घर के अंदर गन है, बच्चों को ये नहीं पता हमारे बाप का असली बिजनेस क्या है, ये क्रिमिनल है, ये कोई गैंगस्टर है, कोई पुलिस वाला है, या फिर ये ऐसे कोई बीच का दलाल है। उसके बाद दिखाते हैं राणा नायडू के पड़ोस में, बल्कि बिल्कुल सामने वाले घर में एक अपना बहुत बड़ा रैपर रहता है, और उस रैपर को एक नया लौंडा मिल चुका है जो उसके लिए बहुत प्यारे लिरिक्स लिख रहा है, बहुत प्यारी बीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बेसिकली तुम कह सकते हो हनी सिंह ने बादशाह और रफ्तार को एक्वायर किया है, क्योंकि ये भी इनके लिए घोस्ट राइटिंग ही करते थे। फिर उसके बाद में क्रेडिट्स नहीं दिया, वो पूरा पंगा हो गया था। वो कहते हैं ना, किसी का कम बैक ही नहीं हो रहा। खैर वो तो सच में नहीं हो रहा। उससे हटके फिर उसके बाद जो ये रैपर है, ये अपने राणा नायडू के पास आता है। ये कहता है, देख, इसका तेरे पास एक ही सॉल्यूशन है। जो ये लौंडा है, जब इसके माँ बाप नहीं मान रहे हैं कि ये तेरे साथ रह सकता है या ये अपना ऐसे प्रॉपर करियर एज अ रैपर स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि ये 18+ हो चुका है, तो तू एक काम कर, इसको अडॉप्ट कर ले, इसकी गार्डियनशिप तू अपने कंट्रोल में ले ले। और इस बात को सुन के वो हाँ तो कर देता है और ये साथ में रहने लगते हैं। बट कहीं ना कहीं वो कहते हैं, तुम्हारे कर्मा घुस के तुम्हारे ही बुंड में घुसेंगे, और ये चीज़ आगे जाके मैं खुद साबित कर दूंगा।
और जैसे जैसे भाई अपना राणा नायडू और बड़ा बनता रहता है, फिक्सर ऑफ द सॉल्यूशन पे और बड़े लेवल पे जाता रहता है, तो कहते हैं तुम सबको खुश नहीं कर सकते, कोई ना कोई पीछे छूटेगा ही, कोई ना कोई तुमसे दुखी होगा ही, तुम किसी ना किसी की स्टोरी में विलन तो बन के रह जाओगे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं, केस होते हैं, जिसकी वजह से अपना राणा नायडू अपने नेता से दुश्मनी ले लेता है, बिजनेसमैनों से दुश्मनी ले लेता है, पुलिस से दुश्मनी ले लेता है। फिर एक बिजनेसमैन की कोई गर्लफ्रेंड रखेल टाइप होती है, उसके साथ इसका अफेयर चलने लगता है, बीवी का शक बढ़ने लगता है, बीवी कुछ चीज़ें फाइंड आउट करती है, कलेश बढ़ता रहता है। और इस तरीके से करते करते फिर उसके बाद इसके भाइयों में इनमें आपस में कुछ हरकतें होने लगती है कि जो तेजा है वो लड़की के चक्कर में पागल हो गया, जो जफ्फा है वो वैसी पागल था, वो और पागल होने लग गया, तो इनमें आपस में कलेश बढ़ने लगते हैं। तो ओवरऑल राणा नायडू प्रोफेशनली जितना स्ट्रांग था, पर्सनली उतना फक्ड अप था। इसकी लाइफ जितनी बाहर से दिखने में वाइट कॉलर थी, उतना ही अंदर से ब्लैक कॉलर था। और हाँ, यहाँ पे मैं अपने राणा दग्गुपति के कलर के बारे में तो बिल्कुल बात नहीं कर रहा, पर राणा नायडू की एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि अपार्ट फ्रॉम ऑल द फक्ड अप्स, ऑल द बकचोरिया जो इसकी ज़िंदगी में चल रही है और उसकी प्रोफेशनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं अफेक्ट डाल रही है, इस बंदे ने कभी हार नहीं मानी। इसका ऐसा मानना था कि भाई तुम चाहे कोई भी आ जाओ मेरे सामने, पर मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं यहाँ पे सबका बाप हूँ। वो कहते हैं ना, पर कहानी में ट्विस्ट आते देर नहीं लगती, और भगवान को तुम चैलेंज कर दो उसके बाद तुम्हारे लोड़े लगते भी देर नहीं लगती। तो इस चीज़ को साबित ऐसे करते हैं कि हर बाप का एक बाप होता है, जिसे हम दादा कहते हैं। तो अपने राणा नायडू का बाप जेल से बाहर आ जाता है 15 साल बाद, यानी अपना नागा रायडू। यस, वो बाहर आ जाता है। और भाई वो बाहर आते ही पहले अपने दोनों बेटे यानी तेज और जफ्फू से मिलता है। वो मिलके खुश होते हैं। फिर उसके बाद जैसे वो राणा से मिलने का ट्राई करता है, वो उसको धक्के मार के निकाल देता है और वो कहता है, सुन, तू मेरी फैमिली से दूर है, चाहे फिर मेरे भाई हो, मेरी बीवी हो या फिर मेरे बच्चे हो, तेरा साया भी हम लोगों के लिए बहुत बुरा है। तूने हमें फंसाया और हमें छोड़ के तू भाग गया था। वो तो पुलिस वालों ने बाद में तेरे को पकड़ लिया और तूने हमें मारने की कोशिश की। मैं तेरे को साथ तो बिल्कुल नहीं रहने दूंगा, बट बाकी फैमिली वाले कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए उसको माफ़ कर चुके होते हैं। और ये चीज़ राणा अच्छे से जान रहे होते हैं कि भैया है तो मेरा ही बाप, मेरे ही जितना कमीना है। और आगे जाके ये चीज़ प्रूव भी होती है कि जब वो बाहर से दिखा रहा होता है अपना नागा कि नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत स्वीट हूँ, मैं ये हूँ, बट एक्चुअल में वो उनके लिए ट्रैप प्लान कर रहा होता है। फैमिली को नहीं दिखता, फिर और ज़्यादा बकचोदी और ज़्यादा हरकतें होने लगती है। फिर उसके बाद ही पूरी अपनी स्टोरी बन जाती है राणा वर्सेस नागा, यानी सबका बाप वर्सेस अपने सबके बाप का बाप। और फिर ऐसे करते करते अपना राणा नायडू नागा रायडू को पैसे देता है, कुछ रिसोर्सेज देता है, कुछ कॉन्टैक्ट्स देता है, और वो कहता है, मेरे बाप तू एक काम कर, इस शहर क्या तू इस देश को छोड़ दे, देखो जहाँ जाना हो जा, बस तू मेरा पीछा छोड़ दे। और कहीं ना कहीं दिखाते हैं जो अपना नागा होता है वो उस टाइम पे इतना पावरफुल नहीं होता, तो उसको अपने बेटे की बात माननी पड़ती है, क्योंकि अपने इसके बेटे की इसके शहर में बहुत अच्छे से चलती है। अब फिर उसके बाद फिर उसके जब मैंने सेकेंड सीजन का अपना ट्रेलर देखा, टीजर देखा, तो इसमें अपने अर्जुन रामपाल होने वाले हैं, जो अपने राणा नायडू की तो ऐसी तैसी मारने वाले हैं। और बस ये प्रॉपर ऐसे था गाइस। तो ये था मेरे राणा नायडू सीजन 1 विच वॉज अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स, उसका ऑफिशियल रिव्यू। एंड रिव्यू भी नहीं, बेसिकली मैं इसको एक स्टोरी रिकैप कहूँगा, क्योंकि रिव्यू में फिर बताने के लिए बहुत डिटेल्स है, और अगर मैं फिर तुम्हें पता है अगर डिटेल्स देने पे आ तो मैं इसको आधे घंटे की वीडियो बना दूंगा, जो मैं बनाना पर्सनली नहीं चाहता। एंड अगर मैं इसके डायरेक्टर के बारे में बात करूँ, इसके अंदर अपने डायरेक्टर होने वाले हैं करण अंशुमन और अपने सुपर्ण वर्मा, जो अपने पहले वाले के थे। और वैसे तो देखो ये वेब सीरीज बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट इस चीज़ को भी हम यहाँ पे ये नहीं भूल सकते कि जो अपनी ये वाली वेब सीरीज है, ये अपनी 2013 में एक अमेरिकन वेब सीरीज आई थी, उसकी एडेप्टेशन है, यानी रे डोनावन। ये उसकी एडेप्टेशन करके फिर 2023 में इसको लेके आए थे। बट देखो मैंने उसको कभी ना देखा ना सुना। वही मैं बात करूंगा कि जैसे अपने 20 जून को मूवी आने वाली अपने आमिर खान की सितारे ज़मीन पे, बट वो कह रहे चैंपियन की कॉपी है। मैंने चैंपियन के बारे में नहीं सुना था। अब चाहे मैंने लाल सिंह चड्ढा देखी हो जो फॉरेस्ट गम की कॉपी है, मैंने फॉरेस्ट गम के बारे में भी नहीं सुना था, नहीं देखी थी मैंने। पहले इसलिए फॉरेस्ट गम देखी, तब मैंने लाल सिंह चड्ढा देखी थी। तो बस यही वाली चीज़ है कि भाई तुम चाहे अडेप्ट कर लो, बट तुम कितने अच्छे से अडेप्ट करते हो। उसका प्राइम एग्जाम्पल है अपने अजय देवगन। वो अपने साउथ की लेते हैं प्रॉपर ऐसे लाइक स्क्रिप्ट वगैरह, फिर उनको अपने बॉलीवुड में लाते हैं, चाहे फिर वो भोला यूनिवर्स हो, शैतान यूनिवर्स हो, दृश्यम यूनिवर्स हो।
तो वाली चीज और आई गेस मेरे पास ज्यादा इसके बारे में कुछ बात करने के लिए नहीं है। तो गाइस ये था मेरा राणा नायडू सीजन 1 पे ऑफिशियल रिव्यू या फिर ऑफिशियल इसका रिकैप स्टोरी। अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो पे लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो, और अगर तुम्हें इसके बारे में और कुछ कहना हो या फिर और कुछ भी हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।